92.7 बिग एफएम से दोस्तों, मैं हूँ आरजे योगी और आज वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर इस वक्त मैं हूँ एक बहुत ही जाने माने, इनफैक्ट बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट ऑफ दिल्ली एंड गुरुग्राम, डॉक्टर अमित हर्षाना के साथ में। वेलकम टू द डिस्कशन सर। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे आज आपसे जाननी है, कुछ ऐसी भी चीज़ें जो मैं भी नहीं जानता, मैंने नहीं सुनी, पब्लिक ने भी नहीं सुनी होंगी। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब अबाउट योर सेल्फ। थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में बताएं, कैसे शुरुआत करी, अब तक का आपका सफ़र कैसा रहा है? Okay, so see by training I'm a medical doctor. ये sexology तो ना एक word add हो जाता है. Sexology is not a degree actually. Right. So I'm infectious disease specialist. मैं HIV STI फील्ड में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ. उसके साथ में जब HIV STI के पेशेंट्स को देखना शुरू किया, so there was a huge demand, क्योंकि सेक्सोलॉजी जो मेल फीमेल सेक्सोलॉजी दोनों ही पेशेंट्स हैं, उनको ना स्पेशलाइज्ड कोई जगह ऐसी मिलती नहीं है जाने के लिए. सो वी थॉट व्हाई डोंट वी स्टार्ट अ जेंडर क्लिनिक. तो इसमें हम क्या करते हैं, हम HIV STI के पेशेंट्स देखते हैं, हम मेल फीमेल सेक्सोलॉजी के पेशेंट्स देखते हैं, और साथ साथ हम ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर को भी केटर करते हैं. तो दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड कॉन्सेप्ट, जिसमें जेंडर क्लिनिक में आप सारी चीज़ें एक जगह पर देख पाते हैं. So I'm ID specialist and I'm also a trained hormone specialist from RCP UK and board certified. Wonderful. तो दोस्तों, वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर आज हम डॉक्टर अमित के पास में हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानेंगे, कुछ मिथ हैं, भ्रांतियां हैं, उनके बारे में जानेंगे, और सही नॉलेज जो सबको पता होना चाहिए वो आज डॉक्टर अमित हमको बताने वाले हैं. सर, सबसे पहला सवाल उठता है कि HIV और एड्स, ये दोनों में क्या फ़र्क है? अलग अलग है या सेम ही चीज़ है? So, आज से बहुत साल पहले ना सब लोग सिर्फ एड्स जानते थे, क्योंकि एड्स होता है ऐसे करके था. अभी इफ़ यू गो बैक लाइक डिकेड्स बैक, एड्स को ना एक ऐसा माना जाता था, एक बार हो गया तो डेथ सेंटेंस है, मतलब हो गया तो ख़त्म इंसान. तो अभी चीज़ें बहुत बदल गई हैं. नाउ वी हैव लेटेस्ट एडवांस मेडिसिन, वी हैव लेटेस्ट एडवांस टेक्निक्स, जहाँ पर हम पेशेंट को बचा सकते हैं. सो व्हाई आई गिव दिस जर्नी इज़ बिकॉज शुरुआत में अगर आप जानेंगे तो HIV एक वायरस है. सो HIV इज़ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. एक वायरस है जो डिफरेंट तरीके से आपके शरीर में आ सकता है. सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो लोगों को पता है वो है सेक्सुअल ट्रांसमिशन. उसके अलावा ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू आ सकता है, माँ से बच्चे को हो सकता है, इसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन भी बोलते हैं. सो ये वायरस है जिसके डिफरेंट रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन है. अब एड्स क्या होता है, अगर किसी को HIV होगा तो HIV करता क्या है, वायरस ना आपके अंदर की इम्यून सेल्स के ऊपर अटैक करता है. इम्यून सेल्स मेनली उसको हम CD4 सेल्स बोलते हैं. तो इम्यून सेल्स के ऊपर अटैक करेगा तो उसकी वजह से अलग अलग इन्फेक्शंस होने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बोलते हैं. सो अगर वो इन्फेक्शंस आपके ज़्यादा होंगे, सो देयर वुड बी अ टाइम लेटर इन स्टेज जहाँ पर जैसे TB हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, बड़ी सारी बीमारियाँ होती हैं. तो ये सब जब बीमारियाँ हो जाती हैं, उस सिचुएशन में हम उसको बोलते हैं एड्स. तो ये एक डिफरेंस है. एड्स की फुल फॉर्म जो होती है दैट्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. तो इसका मतलब ये है कि ये सब मिला के जब बीमारियां हो जाती हैं उसको एड्स बोलते हैं. तो सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो HIV है, क्या ये एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर ज़्यादा प्रेवलेंट है? देखो, ऐसा होता है कि जब हम कोई पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम बनाते हैं, देश के लिए कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन लोग हैं या ऐसी कौन सी चांसेस हैं जिसमें HIV हो सकता है. सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मुझे पता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, तो प्रोग्राम क्या बनेगा सरकार का कि जहाँ भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के चैनल्स हैं वहाँ पर आप उसको टेस्टिंग के लिए डाल दो. सो एक तो हो गया कि कहाँ से आ रहा है, उस जगह पर हम उसे देखें. अब एट द सेम टाइम आई सेड कि ये प्रवृत्ति किस में ज़्यादा हो सकती है, शेयरिंग ऑफ नीडल जैसे हम बोलते हैं. सो अगर कोई ड्रग लेता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स, सो जो भी ड्रग यूजर्स हैं तो डेफिनेटली उसमें HIV होने के चांसेस ज़्यादा होंगे अलॉन्ग विद अदर इन्फेक्शंस. तो हुआ क्या मतलब कि आप किस सोसाइटी को पकड़ना चाहेंगे कि जो ड्रग यूज़ कर रहे हैं. दूसरा, सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी एक बड़ा मुद्दा है. सो सेक्सुअल ट्रांसमिशन में अब आप किसको देखना चाहेंगे, एट रिस्क पॉपुलेशन कौन सी है. एट रिस्क पॉपुलेशन में हमें पता है कि कमर्शियल सेक्स वर्कर्स हैं जो एट रिस्क पॉपुलेशन है. उसके अलावा भी जो मेल टू मेल जो सेक्स पॉपुलेशन जिसे हम MSM बोलते हैं, उसमें थोड़े से चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं. एक पॉपुलेशन होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रकर्स, मतलब जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन होती है, तो उसमें भी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं. तो ऐसे करके ना बहुत सारे चिन्हित ग्रुप्स हैं जो हाई रिस्क बोले जाते हैं,
और उनको हमें आइडेंटिफाई करना और उनको समझाना कि आप रेगुलर स्क्रीनिंग कराएं ताकि HIV को हम जल्दी से जल्दी आपको पकड़ पाए जी। ये बड़ा ज़रूरी है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है सर कि अगर किसी इंसान को HIV का एक्सपोजर मिलता है तो उसके एकदम बाद इमीडिएट आफ्टर वो क्या करे? ये अभी सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। अगर हम बचाना चाहते हैं अपने देश में कि कैसे हम प्रेवलेंस को कम करें या HIV के इन्फेक्शन का नंबर कम करें, सो देर आर टू थिंग्स इम्पॉर्टेंट इन दिस। वन इज नोन एज प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस एंड एक दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। सरल भाषा में समझने के लिए, मान लीजिए आज मुझे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या किसी भी तरह का एक्सपोजर होगा, उससे अगर मैं 72 घंटे के अंदर एक दवाई होती है जिसको हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं, अगर वो देते हैं तो आपके HIV होने की जो संभावना है वो खत्म हो जाती है मैक्सिमम। बहुत अच्छी एफिकेसी है उस दवाई की। अब मेरे पास क्लिनिक में अक्सर लोग आते हैं, मैं आई वुड से कि जितने एक्सपोजर वाले लोग हैं 50% ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि 5 दिन बाद आए, 7 दिन बाद आए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। सो आई थिंक थ्रू द चैनल्स वी शुड प्रमोट दिस कि अगर एक्सपोजर हो गया कोई भी कारणवश, वी आर नॉट हियर टू जज एनीवन ना, अगर हो गया 72 घंटे के अंदर आप एक दवाई ले लो, क्योंकि वो दवाई आपको HIV होने से बचाएगी। और दूसरा, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है? प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ये होता है कि अगर आपको एट रिस्क पॉपुलेशन है, मुझे पता है कि मेरे को अगर आप कमर्शियल सेक्स वर्कर हैं या आपको लगता है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं, अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस पर आपको रहना चाहिए। वो आपको HIV होने का चांसेस को कम कर देगी। देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट व्हिच आई एम गोइंग टू ऐड। सो अभी तक तो ओरल मेडिसिन चलती थी प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की, अभी भी चल रही है। अभी रिसेंट एक ट्रायल्स चल रहे हैं और जिसको हम लेनाकापाविर नाम की एक दवाई बोलते हैं। साल में 2 बार अगर हम लेते हैं तो पूरे न्यू इन्फेक्शंस होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो दिस इज अ न्यू इंजेक्शन, लेनाकापाविर नाम से है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर तक हमारे यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये एक बड़ा ही अच्छा प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है जिसके वजह से बच सकते हैं लोग। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस 72 घंटे के लिए क्यों लिया जाता है, क्यों उसके बाद नहीं लिया जाता? क्योंकि HIV का वायरस किसी भी पोर्टल से, किसी भी एंट्री से जब जाएगा, सो अंदर जो म्यूकोसा में घुसने के बाद जब वो सेल्स पे अटैक करने से पहले की स्टेज पे हम उसे रोकना चाहते हैं ताकि वो अंदर ही ना घुस पाए और उसका रेप्लिकेशन शुरू ना हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज इफेक्टिव अगर वो टाइम से लिया जाए। So the first 72 hours are crucial for everyone. इसमें ना HIV फोबिया बहुत है। मेरे पास पेशेंट डरे हुए आते हैं, तो डरना नहीं है। आई थिंक दिस इज अ मैसेज व्हिच आई वांट टू गिव टू लॉट ऑफ पीपल कि डरे नहीं। अगर आप सही टाइम से अगर आप इलाज करवा लेते हैं या सही टाइम से आप अपने आप को स्क्रीन करते हैं, देयर इज नथिंग टू वरी। इस HIV फोबिया के नाम पर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस हमारे दिल्ली में और बाहर भी बहुत सारे लोगों को, मुझे ऐसे पता है, एक्चुअली लूटा जाता है, डरा दिया जाता है कि जल्दी से ले लो, और उसके बिहाफ पर बहुत हैवी कॉस्ट उनसे ली जाती है। दैट वी शुड स्टॉप। अगर दवाई है, इफेक्टिव है और इतनी महंगी नहीं है, बेसिक कॉस्ट है। बहुत सारे लोग हैं, आई डोंट वांट टू नेम एंड ब्लेम पीपल, बट दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस व्हिच शुड स्टॉप। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बट एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो HIV है वो किस तरह से आपकी डेली लाइफ की या लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट करता है, और करता भी है कि नहीं करता HIV? सो नाउ, जैसे मैंने शुरुआत में क्या बोला था ना कि HIV को पहले डेथ सेंटेंस की तरह माना जाता था। सो अभी क्या है कि HIV अभी एक क्रोनिक मैनेजेबल डिजीज बन गई है। जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन होता है, वो टाइम चला गया कि अभी HIV से हो गया तो किसी को वो मरना ही, ऐसा नहीं होता। सो ये ना दिमाग से निकालना ज़रूरी है। तो अगर राइट टाइम पर हम अच्छी मेडिसिन दे पाते हैं, सो उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, अगर मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान लीजिए 70 साल है, तो HIV होने वाले की भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब 70 साल ही है। उससे किसी को अर्ली डेथ नहीं होती। प्रोवाइडेड, करना क्या क्या है, अर्ली स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उनकी रेगुलर स्क्रीनिंग होनी चाहिए अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस की। HIV में डेथ HIV से कभी नहीं होती, HIV में डेथ होती है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से। सो रेगुलर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, प्रोफाइलैक्सिस देनी चाहिए, जो जो ज़रूरत है, वैक्सीनेशंस देना चाहिए। अगर ये सब किया जाएगा तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अभी आजकल हम बात कर रहे हैं HIV में अब डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की, क्योंकि अब HIV वाले इंसान आराम से नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। बट देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, इसीलिए रेगुलर स्क्रीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम कंट्री का डेटा देखेंगे, आज हम अपने कंट्री का डेटा देखेंगे, मैं अपने प्राइवेट सेंटर्स की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल सरकारी पब्लिक हेल्थ सिस्टम। सो अभी भी 1/3 लोग जो प्रेजेंट करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, उनका CD4 काउंट 200 से नीचे मिलता है। CD4 काउंट का मतलब होता है इम्यूनिटी।
अगर 200 से नीचे है तो इसका मतलब है आप लेट प्रेजेंट कर रहे हैं, और वो एक एडवांस स्टेज होती है जिसमें आपके मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं या कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो मेरा मैसेज ये है कि आप रेगुलर स्क्रीनिंग करें, किसी को है उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। सो अगर लेट प्रेजेंटेशन 30% से ज़्यादा 30% के करीब लोगों में है, इसका मतलब है कि मैसेज इज नॉट देयर। राइट, तो वो टाइम से उनका डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, ताकि ये एक क्रोनिक मैनेजेबल डिजीज की तरह ही हमसे मैनेज कर पाए। राइट, एंड दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस डिस्कशन ऑन वर्ल्ड एड्स डे। इसी में एक सवाल है एड ऑन कि एक्टिविटीज जो है हमारी रोजमर्रा की डेली की लाइफ जो है उसमें क्या फर्क आता है, बदलाव आता है HIV के बाद? मैं बात ही नहीं करता अपने पेशेंट से किसी भी इस बारे में, क्योंकि कोई डिस्कशन है ही नहीं। आप जैसे आपको बस एक एक्टिविटी करनी है, वो क्या करनी है, आपको रात को 9-10 बजे जो भी आपका फिक्स टाइम है एक गोली खानी है, मेडिसिन ले ली, खत्म। उसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर हम रेगुलर एक नॉर्मल सिस्टम बनाए, सो वी हैव टू ब्रेक दिस कि HIV फोबिया है, HIV हो गया तो ऐसा होगा। इफ वी फॉलो साइंस, इट इज अ क्रोनिक मैनेजेबल डिजीज। यू कैन लीड योर लाइफ एज नॉर्मल एज पॉसिबल। राइट। अच्छा, आपने पब्लिक अवेयरनेस की बात की, आपने कहा कि कुछ साल पहले सिर्फ एड्स के बारे में लोग जानते थे, लगता था कि एक बार हो गया तो डेथ सेंटेंस है अभी हमारे लिए। सो हाउ हैज पब्लिक अवेयरनेस या एक्सेप्टेंस HIV को लेकर 1980 से लेकर अब तक कितनी बदली है, और जो स्टिग्मा था इसके अराउंड वो कम हुआ है ओवर द इयर्स? देखो, अवेयरनेस तो बढ़ी है, नो डाउट। और इसमें अब लाइक आई शुड से कि जो सरकारी प्रोग्राम है जिसको हम NACO या नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम बोलते हैं, दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, थ्रू बिकॉज इट्स अ वर्टिकल प्रोग्राम। सो बहुत मेहनत की गई है, अलग अलग फेज में चलता है, अलग अलग उसके काइंड ऑफ पिलर्स हैं, और बहुत हद तक पब्लिक अवेयरनेस तो की गई है, सबको पता चल गया। बट सबको पता चलने के बाद भी आज भी हम उस स्टेज पे खड़े हैं कि अगर हम पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये अभी भी हम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे इसे हम नेशनल हेल्थ सिस्टम में। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी PHC में या सरकार किसी रूरल एरिया में जाइए, वहाँ का एक पब्लिक हेल्थ सेंटर होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या CHC बोलते हैं उसे। क्या वहाँ पर आप HIV के बारे में ट्रीटमेंट ले पाते हैं? अभी भी है ना, HIV का जो ट्रीटमेंट सेंटर है वो अलग होता है। सो ये इंटीग्रेशन अभी भी पॉसिबल नहीं है। उसका 2-3 कारण है। वो क्या होता है कि जैसे आप किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे जैसे दूर के, तो वो जो इंसान है जिसको HIV है, वो कभी भी ये प्रेफर नहीं करता कि उसको उस वाले अपने वाले इलाके में जाके उस सेंटर पे दिखाए, किसी और में जाके दिखाए, डिस्क्लोजर हो जाएगा। सो स्टिग्मा है, तो आपका आंसर है ना, स्टिग्मा है, स्टिग्मा है। इज इट लाइक रिड्यूस्ड ओवर द इयर्स? डेफिनेटली कम तो बहुत हुआ है, लेकिन ये एक पर्सनल परसेप्शन है ना, उस इंसान के लिए तो वो 100% है। तो अगर हम बोलेंगे कि इतनी सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं, स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन डेफिनेटली कम हुआ है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों को समझ में आया है। बट लेकिन अभी भी अगर किसी को HIV हुआ तो सबसे पहला यही देखा जाएगा या सोचा जाएगा कि इसने कुछ गलत काम किया है, ठीक है, और वो एक स्टिग्मा का मूल कारण है। अभी भी अगर वो अपने आसपास के सरकारी हेल्थ सेंटर में ना जाके अगर वो किसी दूर के जाता है, तो इसका मतलब है ना कि स्टिग्मा तो अभी भी प्रिवेलिंग है। और होता क्या है कि उस इलाके के जो वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, वो भी उसी गांव के या उसी जगह के होते हैं, सो वो डिस्क्लोज नहीं कर पाते। सो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी सीरियस, और आई डोंट हैव अ वेरी क्लियर आंसर टू दिस कि इसका सरकार भी क्या करे, क्योंकि वो एक पर्सनल परसेप्शन है ना। तो सरकार ने तो अपनी तरफ से सब कुछ किया है, लेकिन उस इंसान को अभी भी ये डर है कि मेरा ये खुल गया और ये मेरे को फिर HIV। सो जनता का जो स्टिग्मा है वो कम नहीं होगा ना जब तक कि HIV हो गया, कोई बात नहीं, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ इंसान। वो एक्सेप्टेंस अभी भी शायद उतनी नहीं है, चाहे हम कितने भी एडवांस हो जाएं। राइट। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि वी आर 5 years अवे फ्रॉम ग्लोबल एलिमिनेशन जो है HIV का। तो वेयर डू वी स्टैंड, कहाँ देखते हैं आप? आपने थोड़ा सा जिक्र भी किया था शुरू में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो। सो द नेशनल प्रोग्राम को अगर आप देखोगे तो न्यू इन्फेक्शंस, मोर्टेलिटी, ओवरऑल प्रिवेलेंस जो डिजीज का होता है, जो हम जिसे बोलते हैं डिजीज बर्डन, वो सब कम हो रहा है, ठीक है। और ये एक UNAIDS करके एक एजेंसी होती है और एक सरकारी एक जैसे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, इन सब का हमारा एक टारगेट है कि 2030 तक हमें इसको कंप्लीटली कंट्रोल करना है। तो आई थिंक वी आर इन द राइट ट्रैक बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन पुट इन, बट स्टिल देर आर फ्यू थिंग्स दैट वी हैव टू डू from both sides, because I'm a public health researcher also, so मैं दोनों अगर एंगल को देखता हूँ तो there are few things still we need to do to achieve that 2030 target. तो we are still approaching but we are not
आई मीन सी वी आर इन द राइट ट्रैक, ठीक है, हम चल तो रहे हैं, बट आई थिंक अगर हम अगले 5 सालों में कुछ नई चीज़ें और डाल देते हैं, सो फॉर एग्जांपल नई चीज़ों में क्या है कि अभी हमारा जो प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस है वो थोड़ा सा अभी भी बैकफुट पर है। अगर हम प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के ऊपर फोकस करें, नई दवाइयाँ आ रही हैं, सो अभी आने वाले टाइम में कैबेटोकेविर नाम की एक दवाई है जो आने वाली है। कैबेटोकेविर क्या है, अभी रोज़ एक इंसान को एक गोली खानी है। अभी नया इंटरवेंशन है जो यूएस में आ चुका है, सो होपफुली इंडिया शुड आल्सो गेट इट एज सून एज पॉसिबल, कि अगर वो हम 2 महीने में एक इंजेक्शन लगाते हैं तो हमें रोज़ दवाई नहीं खानी, तो वो एक एडवांटेज है। दूसरा once in a 2 month एक इंजेक्शन है। दूसरा हमें ये करना है कि जो हमारा प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस जो मैंने बोला साल में 2 बार इंजेक्शन लगेगा लेना कापेर वाला, वो जल्दी से जल्दी हमें लेके आना चाहिए। और आई थिंक तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर सरकार ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया, वो है रेजिस्टेंस टेस्टिंग। उसमें होता क्या है कि बाहर जो हाईली डेवलप कंट्रीज हैं वो क्या करते हैं कि वो पहले से ही जीनोटाइपिक टेस्टिंग करते हैं, ये पता लगाते हैं ये दवाई काम कर रही है या नहीं कर रही है। सो अभी जो हमारे पास जो दवाइयाँ हैं वो जो फर्स्ट लाइन दवाई होती है, मतलब जो हम पहली बार शुरू करते हैं किसी को, इंक्लूडिंग दी सरकारी सिस्टम, उसमें डोलुटागिविर बेस्ड रेजिमेन होता है, मतलब दीज आर वेरी इफेक्टिव मेडिसिन। तो ये फेल नहीं होनी चाहिए। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एडहेरेंस का, मतलब वो इंसान दवाई खा रहा है या नहीं खा रहा। सो ये मैसेज जाए क्लियरली, क्योंकि होता क्या है कुछ सालों बाद वो एडहेरेंस थोड़ा सा इधर उधर चला जाता है, थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि थोड़े दिन बाद वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि चलो ठीक है अब तो कितने सालों तक खानी है, सब ठीक हो गया, तो अब थोड़ा सा तो वो नहीं करना है। अगर एडहेरेंस हम बरकरार रखें तो आई थिंक वी आर डेफिनेटली गोइंग इन द राइट ट्रैक। एंड देन एट द सेम टाइम आई सेड कि रेजिस्टेंस टेस्टिंग को इंक्लूड करना प्रोग्राम में, प्लस फ्यू अदर थिंग्स जैसे मैंने बोला प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस एंड ऑल। आई थिंक वी आर द राइट ट्रैक। कुछ नई मेडिसिन और आना ज़रूरी है, जिसमें अभी TDF बेस्ड रेजिमेन होता है, इसको बोलते हैं हम, जो अभी जो सरकारी प्रोग्राम है। आई थिंक अगर वो टैफ बेस्ड रेजिमेन आ जाता है, हम प्राइवेट में तो हम सब लोग देते हैं, प्राइवेट में हम लोग टैफ बेस्ड रेजिमेन देते हैं, सो विच इज़ लिटिल लेस टॉक्सिक और थोड़ा बेटर होता है TDF से। बट आई थिंक दैट इज ऑल्सो गोइंग टू कम इन वेरी सून, इन 1 or 2 years। सो दीज आर द फ्यू न्यू थिंग्स जो अभी पाइपलाइन में है, तो सरकार इज डूइंग द राइट थिंग, वो उसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो आई थिंक 2030 वी शुड हैव इट होपफुली। Any other initiatives that you think is the need of the hour to curb the HIV prevalence in India? I talked about all those things. I think अगर मैं इन सबको मिलाकर एक जो चीज़ मुझे लगती है जिसके ऊपर अभी और फोकस ज़रूरी है, वो ये है कि STI का जो प्रेवलेंस है, जो सेक्शुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, आई सी अ ह्यूज नंबर ऑफ सिफिलिस नाउअडेज, ठीक है, प्लस द अदर इन्फेक्शंस। सो ऐसा बोलना कि HIV कम हो रहा है और बाकी STIs हम कंट्रोल कर रहे हैं, वो एक्चुअली अभी थोड़ा मुझे लग रहा है कि वो एक स्टेज है जहाँ फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो इट्स बिकॉज ऑफ कोविड और बिकॉज ऑफ द न्यू एडवांस्ड जनरेशंस एंड ऑल, सेक्शुअल एक्सपोजर बढ़ रहा है। वी एक्सेप्ट इट और नॉट, बट दैट इज़ हैपनिंग। अब अगर वो एक्सपोजर बढ़ रहा है और यंगर एज में भी हो रहा है, सो हमें कहीं ना कहीं बाकी का जो STIs हैं उसके ऊपर बहुत हद तक लोगों को समझाना ज़रूरी है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल नाउ नो मच अबाउट HIV बट दे डोंट नो मच अबाउट सिफिलिस। उनको सिफिलिस नहीं पता, या लेट्स से उनको अदर STIs के बारे में नहीं पता। तो वो एडोलेसेंट जो एज ग्रुप होता है 10 से 19 साल का, जब सेक्शुअल एक्टिविटी शुरू होती है, अभी नेशनल प्रोग्राम में HPV वैक्सीन आ चुकी है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन बोलते हैं उसे। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी हैव टू डू इन दिस एज ग्रुप 10 to 19 ईयर्स में, जहाँ पर हमें प्रिवेंशन के बारे में बात करनी है, जहाँ पर STIs के बारे में उनको समझाना है, क्योंकि STI से क्या होता है, आप एक्सपोज हो जाते हैं एंड आपके HIV को पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं। राइट, कोरिलेशन है दोनों के बीच में। अच्छा, आपने जिक्र किया प्री एक्सपोजर पोस्ट एक्सपोजर का HIV प्रिवेंशन के लिए, थोड़ा सा मैं चाहूँगा एक बार फिर से जस्ट टू रिमाइंड आवर व्यूअर्स के है क्या है दो चीज़ें। तो जैसे मान लीजिए कि एक सरल भाषा में समझते हैं कि पेशेंट्स आते हैं, मैं आज स्पा गया था, स्पा के बाद मुझे डर लग रहा है, मुझे एक्सपोजर हो गया, मुझे HIV ना हो जाए, ठीक है। सो उस सिचुएशन में जब वो हमारे पास आते हैं, हमें इंफॉर्मेशन क्या देनी है कि 72 घंटे के अंदर अंदर आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ले लें, ताकि आपको HIV होने का खतरा बच जाए। इसको बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। अब एक दूसरा इंसान है, लेट्स से उसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, तो अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, आप एट रिस्क पॉपुलेशन जिसको हम बोलते हैं हाई रिस्क ग्रुप है,
तो उस केस में आप प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लें, क्योंकि प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है वो आपको एक्सपोजर से पहले ले रहे हो, आप लगातार ले रहे हो ताकि आपको HIV ना हो पाए। पोस्ट एक्सपोजर है, जैसे मान लीजिए रेबीज का वैक्सीन लगाते हैं ना, किसी अगर डॉग बाइट हुआ तो उसके बाद हम इमीडिएटली लगाते हैं, तो दैट इज पोस्ट एक्सपोजर। हो गया एक्सपोजर, उसके बाद 72 घंटे के अंदर दवाई ले लें। सो प्री एंड पोस्ट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है प्रिवेंशन में। अगर हम HIV को बचाना चाहते हैं तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, आपने although you mentioned, but I like to ask you कि currently where do you see the gap in India's HIV program? I think we discussed largely on that. I mean, so we are in the right track if you actually see. Lot of new initiatives have been done. I think बहुत फोकस अभी रिसर्च के ऊपर ज़रूरी है। रिसर्च में somehow I think we are still lacking. I mean, if you see, still, newer inventions, क्या चल रहा है, I think उसके ऊपर फोकस। Do you see any gap in the treatment also? ट्रीटमेंट में जो हमारे पास जो दवाई है अभी, जो हम पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में दे रहे हैं, जैसे प्राइवेट में तो वी डू लॉट ऑफ थिंग्स, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में there's a huge kind of like जो मेडिसिन अभी दे रहे हैं हम, वो बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो अभी हमें लेकिन उसके साथ में थोड़े कॉम्बिनेशंस को ऐड करना ज़रूरी है। वो अगर ऐड होते हैं तो आई थिंक विल बी लिटिल बेटर। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस टेस्टिंग के ऊपर काम करना ज़रूरी है कि हम जीनोटाइपिक कुछ अगर कोई फेल हो रहा है, अगर किसी भी तरीके से वो दवाई काम नहीं कर रही, तो उसको नेक्स्ट क्या मेडिसिन देनी है। तो यहाँ पर हमें थोड़ी ट्रीटमेंट प्रोग्राम में अभी मेहनत करने की ज़रूरत है, एंड आई थिंक दैट इज़ गोइंग ऑन। इट्स नॉट दैट वी हैव नॉट स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, दैट्स ऑल्सो इन पाइपलाइन। It's not fixed, it's dynamic. We're changing, evolving. That's what it is, no? So Right. the study, I mean, science is all about that. Absolutely, absolutely. So as a responsible citizen, how can we stop the spread of HIV? रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अच्छा मैंने एक मैसेज और देना था जो बड़ा ज़रूरी है कि हमारे जैसे कुछ कपल आते हैं, वो क्या बोलते हैं, दोनों को HIV है, Right. ठीक है, अब बच्चा क्या करे, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। और दूसरा, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तब क्या करें। सो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं U इज इक्वल टू यू। U इज इक्वल टू यू इज व्हाट इज अनडिटेक्टेबल इज अनट्रांसमिटेबल। मतलब अगर मेरे को आज HIV है और मेरा वायरल लोड मैंने चेक कराया और वो अनडिटेक्टेबल मिलता है, मतलब मुझे मिलता नहीं है बिल्कुल, सो अगर वो अनडिटेक्टेबल है तो वो सेक्शुअल रूट से ट्रांसमिट नहीं होता। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हम बोलें कि अगर हमें अवेयरनेस क्या करनी है, तो ये अवेयरनेस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। This is something new for our viewers also. और ये पेशेंट के लिए भी अच्छा है, उसको भी, ये खुद को भी अच्छा लगता है कि चलो अगर मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ या खा रही हूँ तो मुझे ये पता है कि अगर मेरा अनडिटेक्टेबल वायरस है तो ये ट्रांसमिट भी नहीं होगा, तो ये मेरे लिए अच्छा है, मैं समाज को भी नहीं फैला रहा, है ना। तो ये अनडिटेक्टेबल अनट्रांसमिटेबल बड़ा ज़रूरी है। तो इस केस में ही इसी के थ्रू हम पेरेंट्स को भी ये करते हैं कि ऐसा मत समझिए कि इज द एंड ऑफ एवरीथिंग, सो यू कैन स्टिल गो अहेड एंड प्लान बेबीज, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्यों होता है, क्योंकि एक बार हो गया ना तो वो उस कपल की मेंटल हेल्थ खराब कर देता है, पूरी जिंदगी उनको लगता है कि अब तो खत्म हो गया सब। साइकोलॉजिकल बर्डन ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि एज अ कपल अब आपको पता है शादी हो गई, बच्चा नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे, समाज को तो बता नहीं सकते, दे कैन नॉट टेल कि भाई मेरे को चाहिए इसलिए हम नहीं कर रहे। तो ये कॉन्सेप्ट यूजिकल टू घबराने की जरूरत नहीं है, इट इज़ पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। और आप अपनी लाइफ, मैं दोबारा वही रिपीट करता हूँ, आप अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं अगर आप सही रिकमेंडेशंस को फॉलो करें। Right, right. And how can we stop the spread of HIV as a citizen? एज अ सिटीजन तो देखो, मतलब ये बोलना कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर क्यों हैं वो एक अलग ही डिस्कशन है, बट आई थिंक गिविंग द राइट इन्फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट, और खासकर स्कूल हेल्थ में और एडल्ट एज ग्रुप में, कि इन्फेक्शंस के बारे में उनको बताया जाए, STI के बारे में बताया जाए। स्कूल हेल्थ एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पर अगर उनको पता चलता है कि इससे ये करने से प्रिवेंशन इज़ द की, नो, आप बताएं कि भाई ऐसा करें ऐसा ना करें। सो अगर हम ये सब करते हैं सो होपफुली हम डेफिनेटली अपना स्प्रेड कम कर सकते हैं। और दूसरा, आई थिंक थ्रू द चैनल आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट कि स्टिग्मा कम करो ना, जजमेंट नहीं करे लोगों का। अभी हो गया, अभी अगर आप सोचिए कि अगर एक डॉक्टर जज करने लग जाए तो कैसे चलेगा देश। तो हम अगर सामने वाले को जज करेंगे तो कैसे चलेगा। एंड देयर आर पीपल, मैंने बहुत सारे लोगों को बोला है कि सुना है कि जब वो आते हैं डॉक्टर के पास भी, तो जैसे ही उनको पता चला कि HIV है तो वो उनसे थोड़ा सा डर जाते हैं या व्हाटएवर। आई थिंक
नॉट जस्ट डॉक्टर्स बट कम्युनिटी को भी स्टिग्मा को हटाया जाए. आई मीन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम काफ़ी हद तक बेटर हो जाए, क्योंकि फिर उसको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. उस इंसान को इधर नहीं जाना पड़ेगा, दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा, छुपना नहीं पड़ेगा. तो आई थिंक दैट्स द की. At last, any message you like to give for newly diagnosed HIV patient? न्यूली डायग्नोज HIV पेशेंट्स के लिए एक ही मैसेज है कि बिल्कुल भी डरना नहीं है. ठीक है, इट इज़ अ वेरी वेल मैनेज्ड डिजीज़ नाउ. अगर आप सही डायरेक्शन, सही रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हैं, आपको कुछ नहीं होना. जस्ट लिव अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ और अपना खाने पीने पे ध्यान रखो, तंदुरुस्त बनो. जो हो गया कोई बात नहीं, बट डोंट बी अफ्रेड अबाउट इट. वंडरफुल डॉक्टर अमित, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस वंडरफुल सेशन. और आपने बड़े आसान भाषा में, आसान शब्दों में आपने एक्सप्लेन किया. बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टर्म, मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपने यूज़ नहीं किए. तो आई एम श्योर सभी लोगों को समझ में भी आया होगा, और जो मैसेज हम कन्वे करना चाहते थे आज, वो शायद उन तक पहुंच भी पाएगा. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस.